हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन। जो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन है उसे हमने 3 चरणों में विभाजित किया गया था। उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी युग। जो उदारवादी चरण है वो 1885 से 1905 ईस्वी तक था, जबकि उग्रवादी चरण है वो 1905 से 1919 ईस्वी के मध्य था, और जो गांधीवादी युग है वो 1919 से 1947 ईस्वी तक था। हम उदारवादी चरण पूरा पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कांग्रेस की स्थापना, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, धन निष्कासन का सिद्धांत आदि पढ़ चुके हैं। जबकि उसके बाद हमने देखा था उग्रवादी चरण। उग्रवादी चरण की हम उग्रवादी चरण का कारण पढ़ चुके हैं, उसकी विचारधारा पढ़ चुके हैं, उनकी विशेषताएं पढ़ चुके हैं और उनके कार्यक्रम वगैरह सब कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उग्रवादी चरण का ही एक विस्तार है, क्रिया विधि मान लो उग्रवादी चरण की, वो है उसके बाद हमने पढ़ा है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की जो प्रतिक्रिया के स्वरूप जो आंदोलन हुआ है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। आज हम पढ़ेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को कहते हैं बंग भंग आंदोलन, बंग भंग विरोधी आंदोलन, क्योंकि ये बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था। कौन सा? बंग भंग विरोधी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन भी कहते हैं। किसे? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। तो आज हम पढ़ेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका आरंभ पढ़ेंगे, आरंभ कैसे हुआ। उसके बाद इसके बहिष्कार के कार्यक्रम पढ़ेंगे, बहिष्कार के कार्यक्रम। इसमें बहिष्कार किसका किया गया है, यानी कि फिर हम इसका विस्तार देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है, इसका विस्तार देखेंगे। विस्तार के बाद हम इसका दमन या अवसान देखेंगे, और अंत में हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन का महत्व। अंत में हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन का महत्व। तो स्टार्ट करते हैं स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ या आरंभ। स्वदेशी आंदोलन का आरंभ, जैसा कि हम जानते हैं कि बंग भंग की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप, बंग भंग की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप स्वदेशी आंदोलन का आरंभ हुआ है। सर्वप्रथम 7 जुलाई 1905 ईस्वी को, जैसे कि दिसंबर 1903 में स्वदेशी आंदोलन का बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था कर्जन के द्वारा। उसके विरोध में के मित्र ने बहिष्कार का प्रस्ताव रखा था। किसमें? अपनी पत्रिका संजीवनी में। लेकिन 7 जुलाई 1905 ईस्वी को एसएन बनर्जी ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक भारी राष्ट्रीय विपत्ति, एक भारी राष्ट्रीय विपत्ति, एक भारी राष्ट्रीय विपत्ति नामक लेख लिखा है। किसने? एसएन बनर्जी ने। कब? 7 जुलाई 1905 को। 7 जुलाई 1905 को एसएन बनर्जी द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा एक भारी राष्ट्रीय विपत्ति नाम से लेख लिखकर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। किसने दी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तत्पश्चात कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर, उन्होंने सुझाव दिया है 13 जुलाई पर बहिष्कार आंदोलन करने का निर्णय लिया। बहिष्कार का सर्वप्रथम प्रस्ताव भी कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा रखा गया है, जबकि बड़े आंदोलन की चेतावनी किसके के द्वारा दी गई है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। इस सुझाव पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में, यानी कि एसएन बनर्जी के नेतृत्व में, कहाँ पर किया गया है स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ? मेमन सिंह जिले के किशोरगंज में।
मेमनसिंह जिले के किशोरगंज में प्रथम बार बहिष्कार किया गया है। सर्वप्रथम बहिष्कार कहाँ किया गया था? मेमनसिंह जिला, जो कि उस टाइम पे बंगाल में था। मेमनसिंह जिले के किशोरगंज में सर्वप्रथम बहिष्कार किया गया था, जबकि सर्वप्रथम बहिष्कार का प्रस्ताव रखा गया था कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर। एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है किसने? SN बनर्जी ने। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में सर्वप्रथम बहिष्कार किया गया है किशोरगंज में, जबकि 7 अगस्त 1905 ईस्वी को 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में मणिंद्र चंद्र नंदी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जिसमें स्वदेशी व बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। यानी कि स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रस्ताव पारित कहाँ किया गया है? कोलकाता के टाउन हॉल में। कब? 7 अगस्त 1905 ईस्वी को मणिंद्र चंद्र नंदी की अध्यक्षता में। तो यहाँ से प्रारंभ होता है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का प्रारंभ हुआ है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल से मणिंद्र चंद्र नंदी की अध्यक्षता में सर्वप्रथम स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। जबकि बहिष्कार का प्रस्ताव या सर्वप्रथम बहिष्कार किया गया था मेमनसिंह जिले के किशोरगंज में। किसकी अध्यक्षता में? SN बनर्जी की अध्यक्षता में। जबकि इसका प्रस्ताव रखा गया है कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। तो हमने सर्वप्रथम देखा है कि बंगाल विभाजन जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का आरंभ कैसे होता है और क्यों होता है। आरंभ का कारण है बंगभंग की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। सर्वप्रथम SN बनर्जी के द्वारा एक भारी राष्ट्रीय विपत्ति के नाम से लेख लिखकर एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तत्पश्चात के मित्र के सुझाव पर बहिष्कार आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इस सुझाव पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में मेमनसिंह जिले के किशोरगंज में प्रथम बार बहिष्कार किया गया था और 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में मणिंद्र चंद्र नंदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। अब हम देखेंगे बहिष्कार के कार्यक्रम कौन कौन से हैं। बहिष्कार कार्यक्रम। बहिष्कार के कार्यक्रम में हम देखते हैं कि बहिष्कार में किन किन चीज़ों का बहिष्कार किया गया था। तो बहिष्कार में एक तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई थी। उसके अलावा अंग्रेजी बोलने का बहिष्कार किया गया था। अंग्रेजी बोलने का बहिष्कार किया गया था। अवैतनिक और स्वैच्छिक सेवाओं का बहिष्कार किया गया था। अवैतनिक व स्वैच्छिक सेवाओं का बहिष्कार किया गया था। इसके अलावा जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करने वालों का बहिष्कार किया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार न करने वालों का बहिष्कार किया गया था। तो ये तो मुख्य प्रस्ताव के अंतर्गत कौन कौन से थे? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और कपड़ों की होली जलाई गई थी। अंग्रेजी बोलने वालों का बहिष्कार, अंग्रेजी बोलने का बहिष्कार किया गया था। उसके अलावा अवैतनिक और स्वैच्छिक सेवाओं का बहिष्कार किया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करने वालों का बहिष्कार किया गया था, जैसे कि साहा परिवार। ये थे मुख्य प्रस्ताव में। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया गया, कुछ ऐसे लोगों ने भी बहिष्कार किया था जो कि उनके प्रस्ताव में नहीं था। जैसे कि विभिन्न वर्ग या जाति जैसे दर्जी, नाई, पुजारी, मरीज, धोबी, मोची के लोगों ने बहिष्कार किया। उसके अलावा महिलाओं ने बहिष्कार किया। इसके अलावा जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसको अपनाया गया था तथा विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया गया था। विदेशी शिक्षा का बहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत बिपिन चंद्र पाल, प्रमथनाथ, CR दास, अश्विनी कुमार द्वारा शैक्षणिक बहिष्कार की घोषणा की गई। शैक्षणिक बहिष्कार की घोषणा कर और राष्ट्रीय शिक्षा को अपनाया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा की घोषणा की गई। ऐसे कॉलेज व विद्यार्थी जो ब्रिटेन से आर्थिक सहायता लेते थे, उनकी आर्थिक सहायता हेतु एक मीटिंग
एस के मलिक की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें एक कोष बनाया गया जिसमें राशि का संग्रहण चंदे से किया जाना था। तो बंगाल के शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रवादी गतिविधियों के केंद्र बन गए, क्योंकि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल में संचालित था, क्योंकि बंग भंग के विरोध में ये आंदोलन चला था। तो बंगाल के शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र बन गए थे, जिसका दमन करने के लिए बंगाल के मुख्य आयुक्त कार्लाइल बंगाल के मुख्य आयुक्त थे कार्लाइल। बंगाल के मुख्य आयुक्त कार्लाइल ने 10 अक्टूबर 1905 ईस्वी को 10 अक्टूबर 1905 ईस्वी को एक परिपत्र यानी कि एक सर्कुलर जारी किया। 10 अक्टूबर 1905 ईस्वी को एक परिपत्र या सर्कुलर जारी किया, जो कि 22 अक्टूबर को प्रकाशित हुआ। इस परिपत्र में क्या लिखा था? इस परिपत्र में लिखा था कि अगर शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में असफल रहते हैं तो उनको वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। यानी कि कार्लाइल सर्कुलर के अंतर्गत क्या था कि अगर शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में असफल रहा था तो उसको वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी सरकार के द्वारा। उसके अलावा उसकी मान्यता रद्द हो सकती है और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। कार्लाइल सर्कुलर किससे संबंधित है? कार्लाइल सर्कुलर में क्या था कि अगर शैक्षणिक संस्थान राष्ट्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में असफल रहते हैं तो उनको सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होगी, उनकी मान्यता रद्द हो सकती है और उन पर कार्यवाही की जा सकती है। जबकि इसके जवाब में यानी कि जो कार्लाइल सर्कुलर है उसके विरुद्ध में जो उग्रवादी थे उन्होंने जारी किया है एंटी कार्लाइल सर्कुलर। एंटी कार्लाइल सर्कुलर के विरोध में जारी किया था एंटी कार्लाइल सर्कुलर 4 नवंबर 1905 ईस्वी को। 10 अक्टूबर 1905 ईस्वी को तो किया है कार्लाइल सर्कुलर जारी, जबकि एंटी कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया है 4 नवंबर 1905 ईस्वी को सचिंद्र नाथ बसु के द्वारा। सचिंद्र नाथ बसु के द्वारा एंटी कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया था। के मित्र की सलाह और रमाकांत राय की सहायता से एंटी कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया। और जो एंटी कार्लाइल सर्कुलर जारी करने के बाद 8 नवंबर 1905 ईस्वी को बंगाल नेशनल स्कूल की स्थापना की। किसकी? बंगाल नेशनल स्कूल की स्थापना की है 8 नवंबर 1905 ईस्वी को। किसकी? बंगाल नेशनल स्कूल की स्थापना की है 8 नवंबर 1905 ईस्वी को। बंगाल नेशनल स्कूल की स्थापना की है, जो कि बंगाल का पहला राष्ट्रीय विद्यालय बना। इसके वित्त की व्यवस्था बृजेंद्र नाथ नारायण और सुबोध मलिक के द्वारा की गई थी। 16 नवंबर 1905 ईस्वी को आशुतोष चौधरी की अध्यक्षता में बंगाल लैंड होल्डर्स एसोसिएशन का अधिवेशन बंगाल में हुआ। इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भी भाग लिया। नरमपंथियों ने शिक्षा व परीक्षा के बहिष्कार को रद्द करवा दिया। जो नरमपंथी थे यानी कि नरमपंथियों ने शिक्षा और परीक्षा के बहिष्कार को रद्द करवा दिया। शिक्षा व परीक्षा के बहिष्कार को रद्द करवा दिया था नरमपंथियों ने। और जो बंगाल लैंड होल्डर्स एसोसिएशन का तीसरा सम्मेलन मार्च 1906 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया है मार्च 1906 ईस्वी में। इस मुद्दे पर यानी कि जो शिक्षा और परीक्षा के बहिष्कार पर उदारवादियों व उग्रपंथियों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ और उग्रपंथ ने राष्ट्रीय शिक्षा के मुद्दे को आगे बढ़ाए रखा। तो उग्रपंथियों ने इस शिक्षा के मुद्दे को आगे बढ़ाए रखा यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना की। राष्ट्रीय शिक्षा को आगे बढ़ाया गया था, जबकि विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया गया था।
तो इस क्रम में जो उग्रवादियों ने कौन कौन से कार्य किए, उन्होंने 14 या 15 अगस्त, कहीं 14 कहीं 15 अगस्त 1906 ईस्वी को, 14-15 अगस्त 1906 ईस्वी को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की है। अधिकांशतः 15 अगस्त होता है। 14-15 अगस्त 1906 ईस्वी को बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की और इसके प्रथम प्राचार्य बने हैं अरविंद घोष। इसके प्रथम प्राचार्य बने थे अरविंद घोष। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। इनके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष को बनाया तथा अधीक्षक सतीश चंद्र मुखर्जी को बनाया। इसके अलावा जो उग्रवादियों की राष्ट्रीय शिक्षा में फर्स्ट योगदान था, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना। उसके अलावा दूसरा उनका योगदान था सोसाइटी फॉर प्रमोशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी कि तकनीकी संस्थान की स्थापना की थी उनके द्वारा। कब? जुलाई 1906 ईस्वी में। जुलाई 1906 में सोसाइटी फॉर प्रमोशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना की, जो कि 1907 में आगे चलकर जाधवपुर विश्वविद्यालय बना। सोसाइटी फॉर प्रमोशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना की है। तीसरा इनका कार्य था इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई है। वर्ष 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की। किसकी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना, जिसकी पहली छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को मिली है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, कौन सा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने की है? अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर ने 1907 ईस्वी में। और इसकी पहली छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाला छात्र कौन था? नंदलाल। तो उग्रवादियों के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा को आगे बढ़ाने के दौरान कौन कौन से कार्य किए गए? प्रथम है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 15 अगस्त 1906 को, जबकि जुलाई 1906 में इन्होंने टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल संस्थान की स्थापना की है, जो कि आगे चलकर 1907 ईस्वी में जादवपुर विश्वविद्यालय बना। जबकि तीसरा कार्य था इनका इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। ये वर्ष 1907 में अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की और इसकी पहली छात्रवृत्ति नंदलाल बोस को मिली थी। तो हमने अब क्या देखा है कि बहिष्कार कार्यक्रम के अंतर्गत क्या क्या था। तो बहिष्कार कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, अंग्रेजी बोलने वालों का बहिष्कार किया गया था, अंग्रेजी बोलने का बहिष्कार किया गया था, अवैतनिक और स्वैच्छिक सेवाओं का बहिष्कार किया गया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करने वालों का बहिष्कार किया गया था, विभिन्न जातियों जैसे दर्जी, नाई, पुजारी, मरीज, धोबी, मोची के लोगों ने बहिष्कार किया गया था। इसके अलावा महिलाओं ने बहिष्कार किया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसके अंतर्गत कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि एग्जाम्स में आते रहते हैं, जैसे कि कार्लाइल सर्कुलर, उसके अलावा एंटी कार्लाइल सर्कुलर। जो कार्लाइल सर्कुलर है वो अक्टूबर 1905 ईस्वी में बंगाल के मुख्य आयुक्त के द्वारा जारी किया गया, जिसके अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान जो कि राष्ट्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में असफल रहता है तो उनको वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी और उनकी मान्यता रद्द हो सकती है अथवा उन पर कार्यवाही की जा सकती है। जबकि इसके जवाब में 4 नवंबर 1905 ईस्वी को सचिंद्रनाथ बसु के द्वारा के मित्र की सलाह और रमाकांत की सहायता से एंटी कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया। और इस सर्कुलर के जारी करने के बाद बंगाल नेशनल स्कूल की स्थापना की जाती है 8 नवंबर 1905 ईस्वी को, जो कि बंगाल का पहला नेशनल स्कूल है। बंगाल नेशनल स्कूल के बाद जो बंगाल लैंड होल्डर्स एसोसिएशन था उसका अधिवेशन हुआ और उसके अधिवेशन में क्या किया था कि नरमपंथियों ने शिक्षा और परीक्षा के बहिष्कार को रद्द करवा दिया था। और इसका तीसरा अधिवेशन मार्च 1906 में हुआ, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। लेकिन नरमपंथियों के द्वारा शिक्षा और परीक्षा के बहिष्कार के बाद जो कि गर्मपंथी थे यानी कि जो उग्रवादी थे, उन्होंने जो राष्ट्रीय शिक्षा के मुद्दे को आगे बढ़ाया और इस क्रम में उन्होंने बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की, जिसके प्रथम प्राचार्य बने थे अरविंद घोष। इसके अलावा सोसाइटी फॉर प्रमोशन फॉर
टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना की, जो आगे चलकर जादवपुर विश्वविद्यालय बना था। और इसके अलावा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की वर्ष 1907 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनीनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की, और इसकी पहली छात्रवृत्ति मिली थी नंदलाल बोस को। आगे हम देखेंगे जो स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का विस्तार। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का विस्तार देखते हैं। तो अब हम देखते हैं स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का विस्तार। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है? जैसे कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का हुआ है पंजाब में। पंजाब के अलावा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का विस्तार हुआ है दिल्ली में। दिल्ली के अलावा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का विस्तार हुआ है बम्बई प्रांत में। तिलक के नेतृत्व में। जबकि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का विस्तार होता है तिरुनेलवेली या तूतीकोरिन मद्रास में, तमिलनाडु में। उसके अलावा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का विस्तार होता है आंध्र प्रदेश में, और बंगाल में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो हमने बंगाल की अधिकांश गतिविधियां पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का, जो कि पंजाब में। तो पंजाब में किसके नेतृत्व में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चला था? पंजाब में चला था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय और उनके चाचा थे अजीत सिंह, जो कि भगत सिंह के चाचा थे, सॉरी। जो लाला लाजपत राय है, इन्होंने लाला लाजपत राय की पत्रिका थी पंजाबी। कौन सी? पंजाबी। पंजाबी पत्रिका में उग्र लेख लिखे, और जो लाला लाजपत राय ने पंजाबी पत्रिका में उग्र लेख लिखे, जिसके कारण इसे मांडले जेल भेज दिया गया था। कहाँ पर? मांडले जेल भेज दिया गया था। किन्हीं? लाला लाजपत राय को। जबकि अजीत सिंह के द्वारा, जो कि भगत सिंह के चाचा जी थे, अजीत सिंह के द्वारा अंजुमन ए मुहिबाने वतन यानी कि भारत माता सोसाइटी की स्थापना की। भारत माता सोसाइटी की स्थापना की गई है। अंजुमन ए मुहिबाने ए वतन, भारत माता सोसाइटी का गठन किया गया, और भारत माता पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था। किसके द्वारा? अजीत सिंह के द्वारा। तो पंजाब में इसका नेतृत्व किया गया है किसके द्वारा? अजीत सिंह और लाला लाजपत राय के द्वारा। किसका? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। पंजाब के अलावा नेक्स्ट है दिल्ली। दिल्ली में इसका नेतृत्व किया गया था सैयद हैदर रजा के द्वारा। सैयद हैदर रजा। दिल्ली में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किया गया है सैयद हैदर रजा के द्वारा। उसके अलावा बम्बई प्रांत में बाल गंगाधर तिलक और इनकी पुत्री केतकर, बीजी तिलक और वह उनकी पुत्री है केतकर। उनके अलावा खापर्डे, मुंजे और SM परांजपे का नेतृत्व किया गया। और 1907 ईस्वी में जो बाल गंगाधर तिलक थे, वो कोलकाता गए और वहाँ पर टेनेंट्स इन द न्यू पार्टी के नाम से भाषण दिया था। किस नाम से? टेनेंट्स इन द न्यू पार्टी के नाम से भाषण दिए। और उसमें उसने कहा था कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। किसने कहा है? बाल गंगाधर तिलक ने। मुझे रोटी चाहिए और तत्काल चाहिए, मुझे रोटी चाहिए और तत्काल चाहिए। किसका कथन है? बीजी तिलक का। मुझे रोटी चाहिए और तत्काल चाहिए। टेनेंट्स इन द न्यू पार्टी के नाम से जो भाषण दिया है, उसमें कहा है कि मुझे रोटी चाहिए और तत्काल चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बम्बई में स्वदेश प्रचारिणी सभा का भी गठन किया था। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वदेश प्रचारिणी सभा का गठन किया गया है
स्वदेश प्रचारिणी सभा का गठन किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कहाँ पर? मुंबई में। और 1908 ईस्वी में इन्हें मांडले जेल भेज दिया गया था। मांडले जेल कहाँ है वर्तमान में? मांडले जेल है म्यांमार। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया था। उसके अलावा जो फोर्थ विद्रोह है वो कहाँ पर होता है? तिरुनेलवेली तूतीकोरिन। कहाँ पर? मद्रास, तमिलनाडु में। जो यहाँ पर ये इसका नेतृत्व करते हैं चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में स्वदेशी एवं बहिष्कार का नेतृत्व किया गया था मद्रास, तिरुनेलवेली या तूतीकोरिन में। जो चिदम्बरम पिल्लई है उन्होंने अक्टूबर 1906 ईस्वी में स्थापना की थी स्वदेशी स्टीम नेविगेशन। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन की स्थापना की थी। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन की स्थापना की है अक्टूबर 1906 ईस्वी में। किनके द्वारा? चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा। जो कि कोलंबो कहाँ पड़ता है? श्रीलंका में। यहाँ पर जो कि कोलंबो तक जल परिवहन करती थी। इसमें स्थानीय व्यापारियों का हिस्सा था। इस कंपनी से स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी से इंडिया नेविगेशन कंपनी, जो कि अंग्रेजों की कंपनी थी। कौन सी? इंडिया नेविगेशन कंपनी को नुकसान हो रहा था और यह विवाद का कारण था। स्वदेशी स्टीम नेविगेशन की स्थापना की है श्री चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा, जो कि कोलंबो तक जल परिवहन करती थी और इसमें स्थानीय व्यापारियों का हिस्सा था। इस कंपनी से इंडिया नेविगेशन कंपनी को नुकसान हो रहा था, इस कारण यह विवाद का कारण बना। चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में यहाँ स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हुआ। तत्पश्चात 1908 ईस्वी में इनका नेतृत्व शिवा सुब्रमण्यम के नेतृत्व में हुआ, क्योंकि नवंबर 1907 में सेडिशन मीटिंग के कानून लाए और जिसमें चिदम्बरम पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके अलावा यह आंदोलन आंध्र प्रदेश में इसका नेतृत्व किया है। आंध्र प्रदेश में इनका नेतृत्व किया है एम कृष्ण राव और इसके अलावा है हरी सर्वोत्तम राव और एम कृष्ण राव ने नेतृत्व किया है आंध्र प्रदेश में। किसका? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का। और इसका प्रभाव उड़ीसा की सीमा को छूते 3 क्षेत्रों यथा राजामुंद्री, काकीनाडा और मसूलीपट्टनम में भी हुआ है। तो हमने देखा है इसका एक्सपेंशन, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का विस्तार देखा है पंजाब में इनका नेतृत्व किया है लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। दिल्ली में इनका नेतृत्व किया है सैयद हैदर रजा ने। मुंबई में नेतृत्व किया है बाल गंगाधर तिलक ने। तिरुनेलवेली या तूतीकोरिन में इनका नेतृत्व किया है चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा, जबकि आंध्र प्रदेश में इनका नेतृत्व किया है एम कृष्ण राव और हरी सर्वोत्तम राव के नेतृत्व में। तो इसका मतलब ये हुआ कि बंग भंग विरोधी आंदोलन, जो कि बंगाल विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था, वह केवल बंगाल में नहीं होकर संपूर्ण देश में व्याप्त था। कौन सा? बंग भंग विरोधी आंदोलन या स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का विस्तार संपूर्ण भारत में था। अब हम इसका देखेंगे क्या? दमन एवं अवसान। दमन व अवसान। जो बहिष्कार आंदोलन था या स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन था, बंग भंग विरोधी आंदोलन था, इसका दमन कुछ तो इसका दमन किया गया था, लेकिन इसका अवसान यानी कि इसका जो पतन है अपने आप हो गया था। इसका कारण ये था कि 1907 का सूरत अधिवेशन, 1907 का कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस के अंदर ही फूट पड़ चुकी थी, यानी कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल 2 भागों में विभाजित हो चुकी थी। जैसे ही कांग्रेस का विभाजन हुआ, यह आंदोलन अपने आप पतन की ओर चला गया। इसके अवसान का कारण ये था कि विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस में फूट पड़ गई थी। इसके अवसान का कारण था कि फूट पड़ चुकी थी कांग्रेस के अंतर्गत ही फूट पड़ गई, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा का और स्वदेशी आंदोलन का प्रसार। जो गर्मपंथी थे वो चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन का प्रसार संपूर्ण भारत में हो, संपूर्ण देश में हो, स्वदेशी आंदोलन संपूर्ण देश में चले।
स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। जबकि नरमपंथियों का मानना था, नरमपंथी चाहते थे कि ये बंग भंग के विरोध में ये आंदोलन चला है, इस कारण इसका जो प्रसार ओनली बंगाल तक सीमित होना चाहिए। जबकि राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार भी जो गर्मपंथी थे वो चाहते थे संपूर्ण देश में हो, जबकि नरमपंथी चाहते थे कि राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार या विदेशी शिक्षा का बहिष्कार केवल बंगाल में हो। इसके अलावा जो इसका दमन किया गया था, ब्रूमफील्ड फुलर, जो कि पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर चुने गए थे बंगाल विभाजन के पश्चात, उन्होंने गोरखा बटालियन की सहायता से दमनात्मक कार्यवाही की। उसके अलावा वंदे मातरम पर, जो कि स्वदेशी आंदोलन का गीत था, उस पर प्रतिबंध लगाया गया। इनकी दमनात्मक कार्यवाहियों का आंखों देखा विवरण पत्रकार नेविंसन ने किया है। किसने? नेविंसन ने। यानी कि स्वदेशी आंदोलन का पतन या अवसान अपने आप ही हो गया था, कुछ इसका दमन किया गया था, बाकी इसका पतन अपने आप ही हो गया था। पतन इसका अवसान क्यों हुआ? क्योंकि कांग्रेस में फूट पड़ चुकी थी। कांग्रेस गर्म दल और नरम दल दो दलों में विभाजित हो गई थी। अब हम देखते हैं स्वदेशी आंदोलन का महत्व। स्वदेशी आंदोलन का महत्व क्या है? स्वदेशी आंदोलन का महत्व इस सेंस में होगा, महत्व स्वदेशी आंदोलन का महत्व में फर्स्ट पॉइंट होगा कि इस आंदोलन में सभी वर्गों ने पार्टिसिपेट किया था, सभी वर्गों ने भाग लिया था। इसमें विद्यार्थियों ने, युवाओं ने, मध्यम वर्ग ने और जमींदारों ने, किसानों ने, सभी ने भाग लिया। लेकिन इसमें निचले तबके के किसान और बहुसंख्यक मुसलमानों ने भाग नहीं लिया। किसने? निचले तबके के किसान और बहुसंख्यक मुसलमानों ने भाग नहीं लिया था। इनके अलावा सभी वर्गों ने भाग लिया था। राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। इसका महत्व इस सेंस में है कि राष्ट्रीय आंदोलन में प्रथम बार महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था इस आंदोलन में बड़ी संख्या में। इसके अलावा श्रमिक वर्ग की मांगों को राजनीतिक रूप दिया गया था। इस आंदोलन में श्रमिक वर्ग की मांगों को राजनीतिक स्वरूप दिया गया था। इसके अलावा आत्मनिर्भरता व आत्मशक्ति का नारा चाहिए। आत्मनिर्भरता व आत्मशक्ति का नारा दिया गया था। जो तिलक ने कहा है, तिलक ने क्या कहा कि हमें आत्मनिर्भरता चाहिए, भिक्षावृत्ति नहीं। इनका कथन है तिलक का, हमें आत्मनिर्भरता चाहिए, आत्मनिर्भरता चाहिए, भिक्षावृत्ति नहीं। क्योंकि इससे पूर्व जो चरण था उदारवादी चरण, उसे भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी गई है। तो तिलक का नारा था कि हमें आत्मनिर्भरता चाहिए, भिक्षावृत्ति नहीं। इसके अलावा इन्होंने स्वशासन या स्वराज की मांग बढ़ी थी इस दौरान। इसके अलावा स्वदेशी मेलों का आयोजन किया गया था। स्वदेशी मेले, स्वदेशी भाषा, स्वराज, स्वदेशी, ऐसे शब्दों का यूज किया गया था। इस कारण लोगों में जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। जो लाला लाजपत राय का कथन है कि कागजी आंदोलनों की तुलना में यह आंदोलन अत्यंत प्रभावी रहा। किनका कथन है? लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय ने कहा कि कागजी आंदोलनों की तुलना में, जो कि पिछले चरण में थे, उदारवादी चरणों में क्या होता है कि वे संवैधानिक माध्यमों से अपनी मांगे रखते थे। संवैधानिक माध्यमों से, जैसे कि वो समाचार पत्रों में अपनी मांगे शिष्टमंडल भेजते थे, इस प्रकार से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते थे। तो लाला लाजपत राय ने कहा कि कागजी आंदोलन की तुलना में यह आंदोलन अत्यंत प्रभावी रहा। इसके अलावा जो प्रथम बार गुप्त सोसाइटियों की स्थापना की गई, गुप्त समितियों की स्थापना की गई थी इस आंदोलन के दौरान, जैसे कि स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की गई थी बारिशाल में, साधना समाज की स्थापना की गई थी मेमन सिंह में, जबकि फैशन क्लब की स्थापना की थी सरला देवी ने, ब्रंती समिति कोलकाता में, तथा बंगाल स्टोर समिति, शक्ति समिति, फरीदपुर ब्रंती समिति, अनुशीलन समिति ढाका में स्थापना की गई। तो इस प्रकार पहली बार गुप्त समितियों की स्थापना की गई। इसके अलावा देसी भाषा एवं साहित्य का विकास, साहित्य का विकास, देसी भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ था। इस कारण इसे बंगाली काव्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। बंगाली काव्य का स्वर्णकाल, बंगाली काव्य का स्वर्णकाल कहलाता है। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1905 ईस्वी में अमार सोनार बांग्ला लिखी, अमार सोनार बांग्ला, अमार
सोनार बांग्ला लिखी है 1905 ईस्वी में। आमार सोनार बांग्ला, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। उसके अलावा गोरे व घर बहिरे, गोरे व घर बहिरे, दी होम एंड दी वर्ल्ड, जिसमें गर्मपंथियों की आलोचना की थी, ये भी तभी लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद ने सोजे वतन लिखा है, सोजे वतन लिखा है 1908 ईस्वी में, जिसकी प्रस्तावना में बंग भंग आंदोलन लिखा है। उसके अलावा अवनींद्रनाथ भट्टाचार्य ने युगांतर पत्रिका के लेखों का संग्रह मुक्ति कौन पाथे, मुक्ति कौन पाथे लिखा है। जबकि योगेंद्र नाथ सरकार ने वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत संग्रह लिखा है, किसके द्वारा? योगेंद्र नाथ सरकार के द्वारा। अंत में हम इसकी देखेंगे प्रतिक्रिया, यानी कि विभिन्न वर्गों या विभिन्न दलों की इसकी प्रति प्रतिक्रिया क्या थी। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन, सर्वप्रथम हम देखेंगे कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या थी। कांग्रेस की प्रतिक्रिया 1905 के अधिवेशन में, 1905 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में बंग भंग की आलोचना की है। इसके अलावा सरकारी दमन की आलोचना की है और बहिष्कार का समर्थन किया था। जबकि 1906 ईस्वी के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, इसमें बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज, 4 प्रस्ताव पारित हुए थे 1906 ईस्वी के अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जबकि अंग्रेजों का, जो अंग्रेज थे, उन्होंने इस आंदोलन या बंगाल विभाजन के संबंध में क्या प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने तो कुछ तो बंगाल विभाजन के पक्ष में थे, बंगाल विभाजन के पक्ष में थे, उनमें थी द टाइम, इसके अलावा स्पेक्टेटर पत्रिका, टाइम और स्पेक्टेटर पत्रिका ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। उसके अलावा कंजर्वेटिव दल के जेडी रिच और बायर्डाउड ने विभाजन का समर्थन किया था। जबकि बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया था? बंगाल विभाजन का विरोध किया था स्टेट्समैन, किसने? स्टेट्समैन, डेली न्यूज, मैनचेस्टर और गार्जियन ने इसका विरोध किया। जो मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने कहा कि बंगाल विभाजन प्लासी के युद्ध के बाद जो मैकडोनाल्ड है, जो कि बाद में जाके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनेंगे, उन्होंने कहा है कि बंगाल विभाजन प्लासी के युद्ध के बाद दूसरी सबसे बड़ी भूल है। बंगाल विभाजन प्लासी युद्ध के बाद दूसरी बड़ी भूल है, किसने कहा है? मैकडोनाल्ड ने। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का हमने सर्वप्रथम पढ़ा है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का प्रारंभ। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का प्रारंभ बंग भंग की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था। सर्वप्रथम 7 जुलाई 1905 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा एक भारी राष्ट्रीय विपत्ति नाम से एक लेख लिखकर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी थी और तत्पश्चात के मित्र के सुझाव पर बहिष्कार आंदोलन करने का निर्णय लिया गया था। और इस सुझाव पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में मेमनसिंह जिले के किशोरगंज नामक स्थान पर प्रथम बार बहिष्कार किया गया था। इसके अलावा 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल में मणिन्द्र चंद्र नंदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और इसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था। यानी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कोलकाता के टाउन हॉल से। इसके अलावा हमने देखे थे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के कार्यक्रम।
कार्यक्रम के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अंग्रेजी बोलने का बहिष्कार, अवैतनिक और स्वैच्छिक सेवाओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करने वालों का बहिष्कार किया गया था। विभिन्न वर्गों ने बहिष्कार किया गया था। महिलाओं ने भी बहिष्कार में बढ़ चढ़कर भाग लिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा, जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। राष्ट्रीय शिक्षा में पाश्चात्य शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार किया गया था और राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। इसी के तहत सर्वप्रथम बंगाल नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी 8 नवंबर 1905 ईस्वी। लेकिन इससे पहले कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया था 10 अक्टूबर 1905 ईस्वी को, जो कि 22 अक्टूबर 1905 को प्रकाशित हुआ। जो कार्लाइल सर्कुलर है, इसमें राष्ट्रवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में असफल रहने वाले शैक्षणिक संस्थानों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है और कार्यवाही की जा सकती है। इसके जवाब में 4 नवंबर 1905 ईस्वी को सचिंद्र नाथ बसु के द्वारा के मित्र की सलाह और रमाकांत राय की सहायता से एंटी कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया था। एंटी कार्लाइल सर्कुलर जारी करने के बाद रंगपुर में 8 नवंबर 1905 ईस्वी को बंगाल नेशनल स्कूल की स्थापना की, जो कि बंगाल का पहला राष्ट्रीय विद्यालय बना था। इसके बाद जो बंगाल लैंड होल्डर सोसाइटी थी, उसका अधिवेशन बंगाल में हुआ था और उसमें क्या किया था, नरमपंथियों ने शिक्षा और परीक्षा के बहिष्कार को रद्द कर दिया और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कर लिया गया था। जैसे ही नरमपंथियों के द्वारा शिक्षा और परीक्षा का बहिष्कार को रद्द करवाया जाता है, उसके बाद जो उग्रवादी थे उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के मुद्दे को आगे बढ़ाया रखा और इस क्रम में उन्होंने बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की थी 15 अगस्त 1906 ईस्वी को। सोसाइटी फॉर प्रमोशन फॉर टेक्निकल एजुकेशन की स्थापना की थी जुलाई 1906 में, जो एक तकनीकी संस्थान था, जो कि आगे चलकर जादवपुर विश्वविद्यालय बना 1907 ईस्वी में। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की थी अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में। आगे हमने देखा था स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का विस्तार। स्वदेशी एवं बहिष्कार का आंदोलन का विस्तार पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में, जबकि दिल्ली में सैयद हैदर रजा के नेतृत्व में, मुंबई में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में हुआ है, जबकि तिरुनेलवेली या तूतुकुरुन में चिदम्बरम पिल्लई के नेतृत्व में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन की स्थापना की गई थी। आंध्र प्रदेश में एम कृष्ण राव और हरि सर्वोत्तम राव के नेतृत्व में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन आगे बढ़ाया गया। इसके बाद हमने देखा था स्वदेशी आंदोलन का दमन और अवसान किस प्रकार से हुआ है। स्वदेशी आंदोलन का दमन और अवसान इस प्रकार से हुआ है कि जो विभिन्न मुद्दों पर गर्मपंथी और नरमपंथियों के बीच टकराव बढ़ गया था। इस कारण 1907 ईस्वी में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष के द्वारा, इसमें कांग्रेस के मध्य फूट पड़ गई। जो फूट पड़ने के विषय थे राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी आंदोलन का प्रसार। स्वदेशी आंदोलन गर्मपंथी चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन का प्रसार संपूर्ण भारत में हो, जबकि नरमपंथी चाहते थे कि ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ है, इस कारण इसका प्रसार ओनली बंगाल में ही रहना चाहिए। दूसरा मुद्दा था राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो गर्मपंथी चाहते थे कि राष्ट्रीय शिक्षा का मुद्दा संपूर्ण देश में उठाया जाए, लेकिन जो नरमपंथी थे वो चाहते थे कि स्वदेशी शिक्षा का जो पाश्चात्य शिक्षा का बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस कारण इसका अवसान धीरे धीरे अपने आप ही हो गया। इसके अलावा जो इसका दमन किया गया था ब्रूमफील्ड फुलर के द्वारा, जो कि पूर्वी बंगाल के या इवोसाम के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ब्रूमफील्ड फुलर, उन्होंने गोरखा बटालियन की सहायता से दमनात्मक कार्यवाही की थी। इसके अलावा वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसकी दमनात्मक कार्यवाहियों का आंखों देखा विवरण पत्रकार नेविंसन ने अपनी पुस्तक में किया है। तो ये तो देखा हमने इसका दमन और अवसान। अंत में देखा था हमने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का महत्व क्या था। इस आंदोलन में सभी वर्गों ने भाग लिया था। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन में पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने भाग लिया था। श्रमिक वर्ग की मांगों को राजनीतिक रूप दिया गया। इसके अलावा आत्मनिर्भरता व आत्मशक्ति का नारा दिया गया था। इस संबंध में तिलक ने कहा है कि हमें आत्मनिर्भरता चाहिए, भिक्षावृत्ति नहीं। इसके अलावा स्वराज और स्वशासन की मांग बढ़ी। स्वदेशी मेले और स्वदेशी उत्सवों के आयोजन के कारण जनता में राजनीतिक चेतना या राजनीतिक जागरूकता बढ़ी। इस संबंध में लाला लाजपत राय का कथन है कि कागजी आंदोलनों की तुलना में यह आंदोलन अत्यंत प्रभावी रहा। प्रथम बार गुप्त समितियों या राष्ट्रवादी समितियों की स्थापना की, जैसे बंगाल स्टोर समिति, विभ्रंति समिति, फैशन क्लब, साधना समाज, शक्ति समिति, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी बारिशाल में, अनुशीलन समिति, फरीदपुर की विभ्रंति समिति। इसके अलावा देसी भाषा एवं साहित्य का विस्तार हुआ है। बंगाली काव्य का स्वर्णकाल कहा जाता है इस समय को,
जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला लिखा था 1905 ईस्वी में। इसके अलावा गोरे व घर बहिरे लिखा है, जिसमें गर्मपंथियों की आलोचना की थी। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है सूझे वतन 1908 ईस्वी में, जिसकी प्रस्तावना में बंग भंग 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 का जो विवरण दिया है। इसके अलावा अवनींद्रनाथ भट्टाचार्य ने युगांतर पत्रिका के लेखों का एक संग्रह मुक्ति कौन पाथी लिखा है। उसके अलावा योगेंद्र नाथ सरकार का वंदे मातरम गीत संग्रह लिखा गया है। और लास्ट में हम देखते हैं कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन अथवा बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया क्या थी। तो प्रतिक्रिया में कांग्रेस ने 1905 ईस्वी का अधिवेशन में बंग भंग की आलोचना की है, सरकारी दमन की आलोचना की थी। इसके अलावा बहिष्कार का समर्थन किया था। 1906 ईस्वी के अधिवेशन में बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज के प्रस्ताव पारित हुए। अंग्रेजों ने इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया दी है। बंगाल विभाजन का पक्ष लेने वालों ने टाइम स्पेक्टेटर पत्रिका थी। कंजर्वेटिव दल के जेडी रीज ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया है। बंगाल विभाजन का विरोध करने वाले थे इंग्लिशमैन, स्टेट्समैन, डेली न्यूज, मैनचेस्टर और गार्जियन ने बंगाल विभाजन का विरोध किया है, जबकि मैकडोनाल्ड ने बंगाल विभाजन को प्लासी के युद्ध के बाद दूसरी सबसे बड़ी भूल बताया है। धन्यवाद।